प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार के खिलाफ मांड्या पुलिस ने किया मामला दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान नोट फेंकने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हुगली में ताजा हिंसा के कारण रिसोडा स्टेशन पर देर रात 3 घंटे तक खड़ी रही गाड़ियां, डर से सहमे रहे यात्री। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हावड़ा हिंसा के बाद दार्जिलिंग के अपने कार्यक्रमों में किया बदलाव। बूढ़ा नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भूटान नरेश से की मुलाकात। G20 बैठकों में आज तिरुवनंतपुरम में दूसरी G20 एम्पावर बैठक आज से शुरू। कोहिमा में चौथा और अंतिम बिजनेस 20 की बैठक आज से। रोजगार कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज आपराधिक अभियोग के मामले में अदालत के सामने पेश होने के लिए पहुंचे न्यूयॉर्क। ट्रंप पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एडल्ट स्टार को चुपके से पैसे देने के लगे आरोप। फिनलैंड आज औपचारिक रूप से अमेरिकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का बनेगा सदस्य। ब्रसेल्स में नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक में 31वें सदस्य देश के रूप में शामिल होगा फिनलैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ ही सालों में 40 से भी ज्यादा देश आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में सभी देशों से एक साथ काम करने की बात कही। In just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का विषय डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। The CDRI's theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. Further, a holistic view of infrastructure is needed. Social and digital infrastructure are as important as transport infrastructure.
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों से एकजुट होने की अपील की। Each nation and region faces disasters of different kinds. Societies evolve local knowledge related to infrastructure that can withstand disasters. While modernizing infrastructure, such knowledge needs to be used intelligently. Modern technology with local insights can be great for resilience. Further, if documented well, local knowledge may become a global best practice. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में हमने CDRI के कई समूह शामिल किए हैं। This year, India is also bringing the world together through its G20 presidency. At the president of G20, we have already included the CDRI in many working groups. The solutions you explore here will receive attention at the highest levels of global policy making. This is an opportunity for CDRI to contribute to infrastructure resilience, especially against climate risk and disasters. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में हुई दुर्घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि CDRI और ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की भी अहम भूमिका है। Recent disasters have reminded us of the scale of challenges we face. Let me give you a few examples. We had heat waves across India and Europe. Many island nations were harmed by earthquakes, cyclones, and volcanoes. Earthquakes in Turkey and Syria caused great loss of lives and property. Your work is becoming more relevant. There are great expectations from the CDRI. और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव केपी मिश्रा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। People know there's a neighborhood first. Neighborhood first means build your connectivity and your contacts, and this is your first priority. Then they know there's an extended neighborhood to the west towards the Gulf, to the east ASEAN, to the south Sagar, Central Asia. There's a set of policies which do that. Then they know there's a policy of engaging the major powers. They know there's a Africa focus. So there is today a lot of strategic clarity about our strategy, and that's necessary if you are serious about operationalizing. Third, in terms of operationalizing it, rapidly changing social, economic, and natural systems. When I say infrastructure billions, I mean electricity, telecom, hospital services, and so on. The natural progression of this discourse would be to go beyond describing problem to finding solutions. I would like to congratulate CDRI for focusing this edition of their annual conference on search for solutions. I would like to reiterate that what we should focus is search for solutions, not merely stating the problem or preparing an analytical framework. Let me highlight 5 themes that, in my view, should underpin our search for solutions.
First, we must recognize that modern institutions that imbibe systematic thinking are the most important prerequisite for success. We cannot use the institutional approaches of the 20th century to solve the problem of the 21st century. Let me illustrate this with an example. India's National Master Plan for Multimodal Connectivity, Pradhan Mantri Gati Shakti, is a unique conceptual and operational framework that brings together all relevant ministries and departments of Government of India and even state governments for a more holistic and integrated planning of project. Because Gati Shakti, as we know, which was introduced about a year ago, is a framework. It is not a scheme or a program to take up certain infrastructure project, but it provides a framework within which we can have more consistent, more optimal development of different types of infrastructure. It is not easy to interconnect ministries of roadways, railways, airways, and waterways, each with a century or more of established institutions and ways of doing business, but without the hard work of building future-ready institutions, without the hard work of building future-ready institutions, we will achieve neither efficiency nor resilience long term. In essence, we must focus as much, if not more, on institutional innovation as on technological innovation. I should say that Gati Shakti is a major and unique institutional innovation. It is not merely a coordination mechanism for various departments, agencies. It also is a digital mechanism which has up till now about 1600 layers of data which can be interconnected and which are used not only to check the location optimality of a particular infrastructure project, but also for planning for economic and social development. Second, we have here think about optionality in our infrastructure system. In the midst of multiple transitions, we must be able to pursue an interactive approach and respond to emerging scenarios. If the future is uncertain, then we cannot lock ourselves into only one way of doing so. As we saw during the pandemic, we not only have risk, but we have uncertainty also. There are so many uncertainties which couldn't be anticipated. We need to have optionality or redundancy for unforeseen and unknown situations in the future. And this is very relevant to our infrastructure which will be built for the future. Third, modernizing our institutions and being nimble-footed would require the type of capacity that the world, both in South and in the North, presently lacks. We need professionals that are deeply steeped in their disciplines, but that are comfortable to work at the intersection of multiple and diverse disciplines. We need engineers who understand social and economic concerns, and we need social scientists who appreciate the promise of technology. In this regard, the CDRI initiative to launch a multidisciplinary academic network
for resilient infrastructure can play a pivotal role. We need a multidisciplinary approach. We need to look at the larger societal and economic context. In the context of planning our physical infrastructure and even social infrastructure, what are the downside gains, who loses, what are the various types of unanticipated impact, all those things we need to look at. Fourth, while we want to facilitate north-south, south-south, north-north exchange, a large part of the infrastructure services will have to be delivered in the south. Therefore, in our search for solutions, we must focus on affordability, scalability, and sustainability for the emerging economies. As we have seen, many of our development efforts, our development models, approaches have not been sustainable. We need to make them not only sustainable, but also affordable and scalable. Small islands of very good infrastructure services will not help because we need to cater to millions and billions of people in the south. And finally, as is being increasingly recognized, it is important to measure outcomes in terms of reliable infrastructure services to people as opposed to only in terms of creation of hard assets. We should look at people. It is not merely physical assets like roads, power systems, and so on. We need to look at what sort of services people will receive, how it will impact lives of poor and other depressed. For example, we can build very high-level telecom internet infrastructure, but unless we are able to bridge the digital divide, the maximum potential cannot be achieved. In summary, if we focus on modernizing our institutions, maintain optionality, create multidisciplinary capacities, focus on what works for emerging economies, and put people at the center, we will be able to develop pathways for resilient infrastructure for our future generations. We are living through unprecedented times marked by complex challenges and uncertainty. At the same time, we have unparalleled possibilities. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, जो कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित जो सम्मेलन था उसको संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अवसंरचना की अगर बात किया जाए तो इसकी तकनीक को बढ़ाने में और इसकी निरंतरता पर लगातार काम हो रहा है, और उससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपसे आगे भी साझा करते रहेंगे। रुक करते अगली खबर का और बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को बड़ा झटका लगा। मांड्या में एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर मांड्या ग्रामीण पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल ये कार्रवाई शिव कुमार द्वारा एक रोड शो में लोगों पर नोट बरसाने को लेकर हुई। 28 मार्च को आयोजित प्रजा ध्वनि यात्रा के दौरान मांड्या जिले के बेवनाहल्ली के पास शिव कुमार को कलाकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए देखा गया था। कांग्रेस नेता का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने विरोध जताते हुए कहा था कि डीके शिव कुमार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अपनी ताकत का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। भूटान नरेश आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार रूप देने के लिए भारत के दौरे पर हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर से हिंसा भड़क गई। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला अंतर्गत रिसड़ा स्टेशन पर कल रात नए सिरे से भड़की हिंसा का ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा। रात 9:30 बजे के करीब रिसड़ा स्टेशन के 4 नंबर रेलगेट के पास बमबारी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस वजह से कोन्नन नगर से लेकर हावड़ा तक सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। इधर श्रीरामपुर से लेकर बर्धमान तक ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालात के बिगड़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो ट्रेन रात 9:51 पर रुकी वो रात 1 बजे के करीब गंतव्य के लिए रवाना हुई। कोन्नन नगर से लेकर हावड़ा स्टेशन के बीच लगभग हर स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी हो गई। इसे लेकर यात्री डर के साए में बैठे थे। हावड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के देर से छोड़े जाने की वजह से यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नाराज यात्रियों को रेलवे अधिकारियों ने समझाया बुझाया। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मुखर्जी ने आज सुबह बताया कि स्टेशन से बाहर किसी भी तरह की हिंसा होने पर उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। रेलवे की ओर से इस बारे में प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन हालात काबू में होने में वक्त लगा। इस वजह से ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। बर्धमान बैंडल की ओर से जाने वाली करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रोक दी गईं, जबकि हावड़ा से खुलकर काठ गोदाम तक जाने वाली बिहार, उत्तर प्रदेश की सभी पसंदीदा ट्रेन बाग एक्सप्रेस को भी रोक देना पड़ा। रात 1:05 पर बाग एक्सप्रेस रवाना हुई, जिसे लेकर यात्रियों ने कड़ी नाराजगी जताई और आरोप है कि ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा था और स्टेशन के आसपास दुकानें बंद होने की वजह से यात्री काफी परेशानी में थे। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी की अगुवाई में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की। वहीं कल रात हुगली में हुई ताजा हिंसा की सूचना मिलने के बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दार्जिलिंग में अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी सुरक्षा तैनात की गई और इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रभावित इलाकों में अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है। लगातार 5वें दिन भी आज इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। शिक्षण संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद और अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नालंदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा वहां आयोजित किए जाने वाले कुंडलपुर महोत्सव को स्थगित कर दिया गया। सासाराम में जिला प्रशासन के द्वारा हिंसा प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा यहां 2 एसएसबी और 1 आरएएफ की कंपनी कैंप कर रही है। बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की मौत हुई और 17 अन्य लोग घायल हुए हैं, जबकि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोग घायल हुए। अपर पुलिस महानिदेशक जेएस गंगवार ने कहा कि प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बड़ी संख्या में यहां से लोगों के पलायन पर बोलते हुए उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। और अब बात G20 की। तो भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला स्थित हपनिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में शुरू हुआ।
60 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका शीर्षक स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित भविष्य रखा गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। इनके हल के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर की बैठक 6 अप्रैल तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय बाल और महिला विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मोंचपारा महेंद्र भाई इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का विषय महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभप्रद स्थिति है। बैठक की शुरुआत महिला सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक समृद्धि ब्रिस्बेन लक्ष्यों की ओर विषय पर एक पूर्ण सत्र के साथ होगी। इसके साथ कई पैनल चर्चाएं होने वाली हैं। इन विचार विमर्शों के मुख्य पहलुओं में मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के जरिए महिला उद्यमशीलता को आगे बढ़ाना, बाजार तक पहुंच और वित्त पोषण, कारोबार को आगे बढ़ाने में स्टेम, शिक्षा, नवाचार की भूमिका, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर नेतृत्व को सक्षम बनाना, महिला सशक्तिकरण के लिए मानसिक और निवारक स्वास्थ्य सहित समग्र कल्याण, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा, डिजिटल प्रवाह और आजीवन सीखने की प्रक्रिया में निवेश को बढ़ाना और वैज्ञानिक कामकाज के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा B20 सम्मेलन नागालैंड के कोहिमा में शुरू होगा, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में से एक, जिसमें कंपनियों और व्यावसायिक संगठन प्रतिभागियों के रूप में मौजूद हैं। कृषि और फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय होंगे। इस विषय पर संबोधन और पूर्ण सत्र सम्मेलन में B2B और B2G बैठकों के साथ सत्रों का आयोजन होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रतिनिधि नागालैंड की संस्कृति से रूबरू होंगी। प्रतिनिधियों को मिनी हॉर्नबिल उत्सव का भ्रमण, वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय और हेरिटेज विलेज के सामा का दौरा कराया जाएगा। तीसरे दिन कोहिमा वॉर सिमेट्री की यात्रा और कोहिमा प्रतिभागियों के प्रस्थान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। भारत की G20 अध्यक्षता में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। गुवाहाटी में चल रही G20 रोजगार कार्य समूह बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनमें वैश्विक कौशल गैप को दूर करना, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक संरक्षण के लिए सतत वित्त पोषण शामिल है। सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मंथन कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का। देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने FBI की मदद से मेक्सिको में दबोच लिया। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा। बॉक्सर को 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। बॉक्सर सिविल लाइन्स इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वांछित था। और खबर हरियाणा से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब सरकार हाई अलर्ट मोड पर। सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मास्क सहित कई तरह की पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। विज ने कहा कि राज्य में 100 से अधिक लोगों की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि खांसी जुकाम के मरीज अस्पताल में आते हैं तो ऐसे मरीजों का टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा जिन मरीजों की कोविड टेस्टिंग की गई है, अगर कोविड पाया जाता है उनमें, तो जीनोम सीक्वेंसिंग किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। की प्रेरणा से
इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य किया। बूस्टर डोज में कमी है, वो हमने सभी सीएमओज को कह दिया है कि वो उसके लिए लोगों को प्रेरित करें। लोग आगे नहीं आ रहे उसके लिए, तो वो हम बूस्टर डोज लगाने के लिए सबको कहेंगे कि सब लगवाएं। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कॉटन बेड और सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आज भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट 6C897 सुबह 5:10 पर रवाना हुई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण विमान को शमशाबाद एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। फ्लाइट में कुल 137 लोग सवार थे। सभी यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करने की घोषणा की गई। डीजीसी ने बताया कि सभी 137 यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट ने बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। इससे पहले 1 अप्रैल को दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरने के बाद एक कार्गो प्लेन से एक पक्षी टकरा गया, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे पावन अवसर है और उनके धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। आज के दिन देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा, महावीर जयंती पर सभी देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और की शिक्षा देकर मानवता को राह दिखाई। सभी देशवासी अहिंसा को आचरण में ढालें, प्राणियों के प्रति करुणा का संकल्प लें और प्रकृति का संरक्षण करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं महावीर जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें शुचिता, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। महावीर जयंती एक समृद्ध, सार्थक जीवन हेतु त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का सुअवसर। आइए हम भगवान महावीर के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए करुणा, दया और सत्य से प्रेरित विश्व के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, आज एक विशेष दिन जब हम भगवान महावीर की महान शिक्षाओं को याद करते हैं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया। उनसे प्रेरित होकर हम हमेशा दूसरों की सेवा करें और गरीबों और दलितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को महावीर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, समस्त देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर जी द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पंचशील सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर की आज 2622वीं जयंती है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में विश्व शांति सद्भावना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में हमें मिलकर वसुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है। ये आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कोरोना काल के बाद में जिस तरह से जैन जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली, सनातन जीवन शैली के प्रति एक अजीब आकर्षण पूरी दुनिया में हुआ है और जिस समय हमारे देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम सबको वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है और मैं समझता हूं उसके लिए भगवान महावीर से अधिक प्रासंगिक और कोई नहीं हो सकते। पार्क अस्पताल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता ने कहा कि हम लोग पहले कॉरपोरेट अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज करते हैं।
मासेस के लिए एक अस्पताल है जो एफोर्डेबल केयर देता है, और हम लोग पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं जिसने आयुष्मान भारत को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उसको आगे बढ़ाया, और हम पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट को लेते हैं। आयुष्मान भारत का मतलब है कि एक आम आदमी भी आके प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा पाए, तो उसको हम बड़े सख्ती से फॉलो करते हैं। विदेश मंत्रालय ने चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर नाम बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने इस तरह की खबरें देखी हैं, ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने ऐसा प्रयास किया, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अविच्छेद्य अंग है। बनाए गए नामों को दिए जाने की कोशिश वास्तविकता को नहीं बदलेगा। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों को और इनके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं असम के दीमा हसाओ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगबे जेने के विषय में, जिन्होंने हेराका धर्म के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम किया। देखिए हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हमारे पद्म में। आज हमारे खास मेहमान वो शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वो जन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अनजान लोगों की सेवा के लिए। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके निस्वार्थ समर्पण ने, निस्वार्थ सेवा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद करेंगी। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। ये किताबें अपने आप में पूरी दुनिया को समेट लेती हैं। वक्त के थपेड़ों में अक्सर कई चीजें खो जाती हैं, वो तमाम चीजें भी इन किताबों के पन्नों में कैद हो जाती है। अपनी जड़ों पर वापस लौटना, उन्हें सहेजना, उनका संरक्षण करना आज बेहद जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि डॉक्टर रामकुई नांगमे को हीरो ऑफ हेराका कहा जाता है। जी हाँ, हेराका धर्म के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। हेराका आंदोलन के एक बेहद सक्रिय और गतिशील नेता वो माने जाते हैं। इसकी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। कई प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। डॉक्टर रामकुई वांगबे न्यूमे दीमा हसाओ जिले से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विलुप्त हो चुके हेराका धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर रामकुई वांगबे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है और महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। जो काम किया इतना साल से, मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारा जो दिमाग सो अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीज़न दूना क्यों, तो बोला लड़की
पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा? इतना छोटा से पाल फूल करा तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है, इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश किया, ना ये तो नहीं होगा, लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। अभी देखा है, हम जिंदा रहते देखा है, देखने को मिला, तो लड़का से भी लड़की बहुत आगे बढ़ा शिक्षा में, तो मुझे बहुत खुशी लगा। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने हेराका लोगों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने टिंगवांग हिंगडे के प्रतिलेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हेराका धर्म के धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामकुई वांगमे को उनके प्रयासों के चलते हीरो ऑफ हेराका भी बुलाया जाता है। रामकुई वांगमे जो असम में है और महिलाओं के विकास के लिए काम करना, और इसी के लिए उनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता माताओं बहनों का सशक्तिकरण है, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस तरह का कार्य उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में शुरू। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी रानीमा गाई दिल्लियों के निजी सहायक के रूप में काम किया। उन्हें रानीमा के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू हो, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराणों, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जाए, उनका दस्तावेजीकरण हो। इस कड़ी में डॉक्टर रामकुई वांगमे सभी को राह दिखा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगमे को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज शिक्षा से जुड़ी हुई दिल्ली में अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार की अगर बात करें तो वो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले काफी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए और इसकी खबर आ रही है। इसे लेकर दिल्ली सरकार अब भाजपा के निशाने पर आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के दावे एक बार फिर से दावे ही साबित होते नजर आ रहे हैं। जी हां, स्कूलों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली दिल्ली सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं क्लास के नतीजे 31 मार्च को घोषित हो चुके हैं, जो कि इस बार अनुमान के मुताबिक नहीं रहे। कहा जा रहा है कि दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम 40 से 50% तक ही सीमित रहे। यहां तक कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के फेल होने की भी सूचना है। विपक्ष में मौजूद भाजपा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को एक बार फिर घेरा है। बीते 31 तारीख को 9वीं 10वीं क्लास के दिल्ली के रिजल्ट्स आए, जो बेहद निराशाजनक हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल और उनके शिक्षा मंत्री के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बेहद निराशाजनक रिजल्ट है। पहले हमारा आरोप था कि 40 से 50% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं स्कूलों में, अब तो रिजल्ट ही 40 से 50% आया है। और देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात कर रहे हैं, और अब तो आलम यह है कि रिजल्ट ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार शिक्षा में अपनी इज्जत बचाने के लिए जिसका ढकोसला करती रही है, वो टीचर से और प्रिंसिपल से ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि आप छात्रों की कॉपी खुद ही भर दीजिए और नंबर किसी तरह अच्छे ला करके और दिल्ली सरकार की शिक्षा की इज्जत बचाइए। ये है असलियत। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल सरकार का शिक्षा की मॉडल की पोल इस बार का 9वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट बताता है। बहुत ही शर्मनाक और चिंता की बात है कि जिस क्लास में, जिस स्कूल में, जिस प्रदेश में 96% बच्चे फेल हो रहे हो, तो सोचिए वहां पर बच्चों का भविष्य कितनी गलत हाथों में चल रहा है। एक क्लास में 60 में से केवल 4 से 5 बच्चों का ही पास हो जाना और बाकी तमाम बच्चों का फेल हो जाना, ये दर्शाता है कि कितना ये
सरकार निकम्मी है, नालायक है और झूठ बोलने वाली सरकार है, जो पूरे देश में अपना शिक्षा के मॉडल की दुहाई देती थी। शिक्षा के मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल जा करके बोलते थे और इन दोनों मॉडल में ही सबसे बुरा प्रदर्शन हुआ है। शिक्षक संगठनों ने भी गिरते परीक्षा परिणामों पर चिंता जताई है और उसकी कुछ वजहों को भी गिनवाया है। आजकल शिक्षा विभाग को लेके, दिल्ली के शिक्षा के तंत्र को लेके काफी चर्चाएं हो रही हैं, जोर शोर से हो रही हैं। क्यों हो रही है कि रिजल्ट डाउन हो गया है 9th और 11th का, और बोर्ड की क्लासों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। आज भी बोर्ड का एग्जाम था। कारण क्या है इसके पीछे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन धरातल पे शिक्षा नहीं हो रही है। शिक्षक से सिर्फ और सिर्फ शिक्षण का ही कार्य नहीं करवाया जा रहा है, और सारे काम करवाए जा रहे हैं। हर समय जीवन विद्या के शिविर, अब फिर जीवन विद्या का शिविर 5 तारीख से त्यागराज में कर रखा है, उसका भी हमने विरोध किया है। पिछले दिनों भी जीवन विद्या का शिविर था। टीचर्स की छुट्टियां छोड़ी नहीं है, हर दिन वो आएगा, छुट्टी के दिन भी आएगा। पिछले दिनों मिनट्स आई थी, संडे सैटरडे को भी आएगा, और वो टीचिंग करने के लिए नहीं आएगा, और काम करने के लिए आएगा। तो बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन धरातल पे सच्चाई यही है कि शिक्षा नहीं हो रही है। विपक्ष ने दावा किया है कि ज्यादातर विद्यार्थी कुल 80 अंकों में से 10 अंक भी नहीं ला सके। विपक्ष ने शिक्षा के इस घोटाले की जांच की मांग की है, क्योंकि जालसाजी से रिजल्ट बदले जा रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की हवा निकल गई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता शिक्षा मॉडल पर दिन रात झूठ बोलते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधर गया है, जबकि इस साल के नतीजों ने इसकी पोल खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और बात अमेरिका की, जहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2016 में अपने चुनाव अभियान के दौरान एडल्ट फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री को गोपनीय तरीके से धन का भुगतान करने के मामले में मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैनहट्टन ग्रैंड जूरी द्वारा पिछले सप्ताह आरोपित किए जाने के बाद ट्रंप आज मैनहट्टन की अदालत में बहस के लिए पेश होंगे। एक आपराधिक आरोप का सामना करने वाले वे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। शहर में एक पूर्व राष्ट्रपति के अभूतपूर्व आपराधिक अभियोग के मद्देनजर उनके समर्थकों और प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद है। प्रशासन ने इसके मद्देनजर पुख्ता तैयारी की है। फिनलैंड आज औपचारिक रूप से अमेरिकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य बनेगा। ब्रसेल्स में नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक में 31वें सदस्य देश के रूप में फिनलैंड शामिल होगा। फिनलैंड नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रसेल्स में होगी और फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को सौंपेगा। फिनलैंड का ध्वज शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नेटो के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। नासा ने आज पहली महिलाओं और पहली अफ्रीकी अमेरिकी को चंद्र मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में नामित किया। उन्हें अगले साल की शुरुआत में उड़ान भरने के लिए चुनी गई 4 सदस्यीय टीम के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया, जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के चारों ओर चालक दल की पहली यात्रा होगी। 4 सदस्य वाले दल में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में उड़ान भरने का रिकॉर्ड रखने वाली इंजीनियर क्रिस्टीना कोच, आर्टेमिस द्वितीय पायलट के रूप में चुने गए अमेरिकी नौसेना के एविएटर विक्टर ग्लोवर, चंद्रमा की उड़ान के लिए चुने गए पहले कनाडाई मिशन विशेषज्ञ जेरेमी हैंसन और आर्टेमिस द्वितीय मिशन कमांडर के रूप में नामित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दिग्गज रीड वाइसमैन शामिल हैं। नासा के मिशन कंट्रोल बेस जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में ह्यूस्टन में एक टेलीविजन संवाददाता सम्मेलन में इन सभी का परिचय करवाया गया। बात आईपीएल की, जहां आज होने वाले मुकाबले में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में ऋषभ पंत दिल्ली की टीम की हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे। दिल्ली ने अपने पहले मैच में लखनऊ के हाथों हार का सामना किया था। पचानवे साल की उम्र में भारत की एथलीट दादी ने देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने ये मेडल पोलैंड में आयोजित हुई 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में हासिल किए। पोलैंड में जीत के बाद भारत वापस लौटी दादी के परिवार में खुशी का माहौल है। भगवानी देवी ने पोलैंड में चल रही प्रतियोगिताओं में 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट में 3 स्वर्ण पदक जीते।
यही बोलती हूँ, सब खेलो कूदो, दौड़ करो, दूसरे देश में जाओ, मॉडल जीत कर आओ, अपने देश को रोशन करो। बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी मानसिक विकास से संबंधित समस्या। ऑटिज्म के क्या लक्षण हैं, इसकी पहचान जल्द क्यों जरूरी है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में हेल्थ सेगमेंट में। ऑटिज्म के बारे में जानकारी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार पर प्रभाव डालती है। ऑटिज्म के विषय में जागरूकता जरूरी है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसमें बच्चों में सामाजिक आप भाव, सोशल इंटरैक्शन और संचार यानी कम्युनिकेशन में गुणात्मक हानि होती है। और इन बच्चों में रिपीटेटिव स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं, मतलब रिपीटेटिवली दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, जैसे इनका हाथ का हिलाना या बॉडी को शेक करना। अगर 12 महीने पे बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अगर कोई भी बैबलिंग बड़बड़ाना नहीं शुरू किया है 12 महीने पे, 14 महीने पे उंगली से कुछ पंखा या प्लेन वगैरह नहीं दिखा रहा है, 16 महीने में एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, या कभी कोई आए शब्द बोलना शुरू किया है और फिर बाद में वो भूल गया है, और उसके अगर आप उसको पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो जवाब देने की जगह तुम्हारा क्या नाम है दोबारा दोहरा रहा है। ये सारे जब बिहेवियर होते हैं, ये व्यवहार जब होते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और बच्चों की डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसके होने के संकेत किसी भी बच्चे के जीवन में पहले 3 वर्षों में ही दिखाई देने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। जब बच्चे को डायग्नोज किया है कि ऑटिज्म है, तो उसमें जो भी परेशानियां हैं व्यवहार के अंदर और उसके मानसिक स्तर के हिसाब से हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल और उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्लान बनाते हैं ताकि वो ट्रेन हो सके, वो सीख सके जो हम चीजें सिखा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट रहता है कि हम उनको स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें और बच्चों को सोसाइटी के अंदर अल्टीमेटली इंक्लूजन में लाना है। तो पहले स्कूल में जाए, सीखना शुरू करे, फिर जैसे बड़ा होगा किशोर अवस्था में क्या कर सकते हैं, फिर उसके लिए उसके आगे क्या, उसके लिए नौकरी के लिए क्या है, अगर कुछ पढ़ के कर सकता है या वोकेशनल ट्रेनिंग से हो सकता है। हमें ये देखना है कि हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से, उसके जो क्षमता के हिसाब से जितना उसका मैक्सिमम उन्नति हो सकती है उस तक उसको ले जाएं। ऑटिज्म के लक्षणों की जल्द पहचान, सही देखभाल और उचित इलाज से ऑटिस्टिक बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।